कि मैं इस देश का सेकेंड लॉन्गेस्ट कोमा रोड एक्सीडेंट में कोमा सर्वाइवर बन चुका हूँ. Is this your real face? No, this is the one which I got after the accident. मेरा ये चेहरा नकली है, ये खुला हुआ है यहाँ से, और ये स्टील, प्लास्टिक, एलॉय और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का बनाया हुआ एक चेहरा है. मेरी कलाई दाईं तरफ की ये नकली है. रिकवरी वार्ड की एक खिड़की थी, मैं उसको आज भी हॉन्ट करती है मुझे वो. कर्मा पे बिलीव करते? बिल्कुल नहीं. रीजन समझ आया क्यों जिंदा थे या क्यों जिंदा रहे हो? बहुत साफ. तो मैं रियलाइज करता हूँ, अरे सब मैंने ही तो रचा था. क्यों सुन ली बातें और क्यों मान ली? क्योंकि जो मैं मान जाता हूँ वही तो हो जाता है, और उससे भी पावरफुल जो मैं सोचता हूँ वही तो होता है. सिर्फ मानव होते हुए सच का एक्सपेरिमेंट बेहुदा है, और हर क्षण मैं जानता हूँ कि मेरी 5 इंद्रियां मुझे इससे भटका के ही रहेंगी. कोमा में जाने के बाद क्या होता है और कोमा से जब आप वापस आते हो तब माइंड किस तरीके से वर्क करता है? 5 इंद्रियां हटा दो तो ये सारा यूनिवर्स गायब हो जाता है, पर मैं तो फिर भी रह जाता हूँ. जीते जी तो तुम सब कुछ कर ही सकते हो, पर जाने के बाद भी बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो. जाने के बाद क्या कर सकते हो? अंगदान. मैं वो हूँ जो बैठा वहां सुन रहा है मुझे. मैं वो हूँ जो बैठा यहाँ बात कर रहा है मुझसे. मैं वो हूँ जो हर जगह है. मैं अपने आप को नहीं देखता इस शरीर के अंदर. अपने आप को इंट्रोड्यूस कुछ इस तरीके से करना है, विदाउट टेलिंग योर नेम, विदाउट टेलिंग योर एज, विदाउट टेलिंग यू यू आर कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आप आए हो, विदाउट टेलिंग योर प्रोफेशन. जो घटना आपके साथ में हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मुझे लगता है उसमें स्पिरिचुअलिटी का, फेथ का और माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है. ओके. तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु आर यू? पर मैं वो हूँ जो बैठा वहां सुन रहा है मुझे. मैं वो हूँ जो बैठा यहाँ बात कर रहा है मुझसे. मैं वो हूँ जो हर जगह है. मैं अपने आप को नहीं देखता इस शरीर के अंदर. इस शरीर के अंदर उसका एक अंश है, और मैं पूरा समझता हूँ अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है. मैं वो हूँ जिसने ये सब बनाया है. और इस पे अगर डिटेल में हम आगे बात करेंगे तो मैं इसको प्रूव तक कर सकता हूँ आपको कि मैं ब्रह्मा ही तो हूँ. यहाँ से शुरू करते हैं फिर. ये कहना कि हम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्मा वो रहे माने गए 3 महादेवों में सबसे बड़े ब्रह्मा जो बनाते हैं, फिर उसके बाद सबसे बड़े विष्णु जो चलाते हैं, और फिर महेश जो अंत में सब कुछ खत्म कर सकते हैं. अगर ध्यान से हम आज बात कर पाए इस टॉपिक पे, तो ये तीनों क्षमताएं हम सब में हैं. हम बहुत कुछ शुरू करते हैं, बहुत कुछ चलाते हैं, और बहुत कुछ खत्म कर सकते हैं. तो अंश में तो हमारे में तीनों के अंश हैं. वैसे भी हम अपने आप को कहते हैं, अब वाकई मैं क्या हूं? मैं ये 125 किलो का शरीर हूं, या मैं ये कपड़े हूं जो पहना हुआ हूं, या मैं वो डिग्री हूं जो मैं लेके आया कहीं किसी कॉलेज से, या मैं वो पैसा हूं जो मेरे बैंक में पड़ा है, या मैं वो गाड़ी हूं जिसमें मैं ट्रैवल करता हूं, या कि मैं कुछ और हूं. मैं वो हूं जिसके पास ये सब चीजें आ गई हैं मोमेंटरीली, और फिर नहीं रहेंगी, और मैं यूं भी अपने आप में कंप्लीट हूं, और इसके बिना भी और इसके साथ भी कंप्लीट रहूंगा. तो मैं टोटली क्लियर हूं कि ब्रह्मांड में मैं नहीं जीता, ब्रह्मांड मैंने बनाया है, और आने वाले सारे ब्रह्मांड भी मैं ही बनाऊंगा, जैसे बीते हुए सारे मैंने बनाए हैं. इसकी गहराई में अगर आप उतरना चाहें तो हम जरूर आज बात करेंगे. मैं बिल्कुल आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा. ये जो भी अभी आपने बोला, उसके पीछे की जो स्टोरी है, उसके पीछे की जो कहानी है, जिस घटना से ये सारी चीज़ें उभर के आई हैं, जी. इंसान के साथ अगर कभी कोई घटना ना घटे ना, तो वो पूरी लाइफ एक ही पैतरे पे जी सकता है. इंसान चेंज तब होता है जब उसके साथ में किसी भी तरह की घटना घटती है. तो मैं चाहूँगा कि हम इस डेप्थ में जाने से पहले
वो इंसिडेंट थोड़ा सा शेयर करें जी, ताकि ऑडियंस को भी पता लगे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम रियलिस्ट, हमने बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट किए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, जी। ओकल्ट इंडस्ट्री के ऊपर, बट दिस इज समथिंग रियल। रेफरेंस दे रहे हैं उस बात का जो विंटर्स ऑफ 1993 है, यस। और मेरी आँख खुलती है और मैं थोड़ा परेशान हूँ कि जून में इतनी ठंड क्यों? वो पहला सवाल था मेरा। दूसरा कि मैं इतना जकड़ा और टाइट फँसा हुआ क्यों बैठा हूँ कहीं पे? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरा शरीर चूरा-चूरा टूट के दर्द से परेशान हूँ मैं? और फिर इतनी तेज़ लाइट, जो मेरी आँखें चौंधिया रही हैं, मैं खोल के भी आँखें नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ लाइट्स हैं मेरे चारों तरफ। एंड द टेल टेल साइन विच इज़ कि एक स्मेल सी आ रही है उस कमरे में, एक बहुत प्यारी सी स्मेल जिसका मैं यूज़ टू हो चुका हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये एक अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू की स्मेल है, जो कि मैं हमेशा पहचान जाऊँगा क्योंकि मैं 12 साल डॉक्टरी कर चुका था तब। और उस आवाज़ जो हमारे मॉनिटर्स में आती, जब हम कार्डियक मॉनिटर्स लगा के रखते हैं, धड़कते दिल की आवाज़ और साँय-साँय की आवाज़, जब ऑक्सीजन चढ़ा रहे होते हैं हम लोग मरीज़ों को, वो सारी आवाज़ें बहुत पहचानी हुई। और रियलाइज़ करना कि लोग ज़िद कर रहे हैं कि कोई सेलिब्रेशन का टाइम है, जबकि धीरे-धीरे मुझे वो कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि क्या-क्या मेरे जीवन में कुछ दिन पहले बीत चुका है। वो शुरुआत थी इस जयदीप की जो यहाँ इस कुर्सी पे बैठा है। पर क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर इवेंट की बात कही, तो जैसे आज दर्शकों को, श्रोताओं को सुनाई देगी मेरी आवाज़ और मैं बताऊँगा कि क्या हुआ था, उस दिन मैंने पहली बार सुनी थी ये बात। और उस वक़्त मुझे बताया जा रहा था कि एक रोड एक्सीडेंट हो चुका है, जिसके चलते आई हैड अर्न्ड द नोटोरिटी कि मैं इस देश का सेकंड लॉन्गेस्ट कोमा, रोड एक्सीडेंट में कोमा सर्वाइवर बन चुका हूँ। कितने टाइम कोमा में रहे थे? 7 महीने। और होश में आया तो मुझे बताया गया कि परिवार के सदस्य, बीवी, बच्चे और घर के बड़े जो साथ थे, क्योंकि 6 महीने पहले जब मैं एक इतवार को सुबह निकला था देहरादून मसूरी की छुट्टियों पे दिल्ली से, वहाँ मैं पहुँच नहीं पाया था। और 1993 की उस संडे की सुबह 7 बजे के आसपास जब हम मेरठ बाईपास के रास्ते से निकलते हुए जा रहे थे, तो पहाड़ों से उतरता हुआ एक ट्रक जो प्लेन्स की तरफ जा रहा था, आमने सामने हम टकराए, जिसके चलते 7 महीने बाद मेरी जब आँख खुली तो मैं उस आईसीयू में जागा। नहीं मौका मिला ज़्यादातर लोगों को गुड बाय कर पाने का तब। और फिर उसके साथ एक सर्टिफिकेट जो मुझे दिया गया जब मैं छुट्टी लेके घर गया, और कुल वक्त निकल चुके थे 9.5 साल। और व्हीलचेयर में बैठा के मुझे घर तक जाने के लिए कहा गया और एक सर्टिफिकेट दिया कि मैं 55% परमानेंट विकलांग हूँ अब, जिसका कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो परमानेंट हो चुका। वहाँ लाइफ की शुरुआत हुई, जहाँ नाउ आई एम ऑन माई ओन with just my 45% of physical existence and with usual challenges of life, nobody to share them with, and still to find a reason as to why to survive any longer. विद योर परमिशन, जी, कैन वी डिस्कस जो उस 9 साल के गैप में हुआ? मतलब कुछ ऐसा थॉट, कुछ ऐसी रियलाइजेशन आई बीच में जी, आफ्टर जब आप घर पहुंचे? जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, क्यों नहीं कर सकते। आज आपके माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर उसमें कहीं मेरी ईमानदारी बताने में कम रह गई, जिस प्रकार से मैंने महसूस किया इस जर्नी को, या आपके पूछने को मैंने कुछ ज़्यादा गहराई
या ज़्यादा सीक्रेटिवली ढंग से अटेंड कर लिया तो गलत हो जाएगा। मुझे तो हर तरह से खुल कर पूरी आज बात करनी है। जी जी बिल्कुल। तो कुछ छुपाने लायक नहीं है यहाँ। उस दिन जब वो आँख खुली और फिर वो जो साल बीते उसमें से मुझे ज़्यादातर चीज़ें तो याद भी नहीं हैं। हुँ। मुझे ज़्यादातर वक़्त का जो कुछ याद रह गया है उसमें मुझे एक खिड़की याद है जो मुझे आज मालूम है कि हाँ, उस रिकवरी वार्ड की एक खिड़की थी। मैं उसको आज भी हॉन्ट करती है मुझे वो, क्योंकि रोशनी कमरे में सिर्फ़ वहीं से आती थी और बेहोशी की हालत में मैं अक्सर उस तरफ चेहरा करके देखता रहता था उसे। मुझे एक खुलता हुआ दरवाज़े की आवाज़ और कुछ लोगों की बात करने की चीज़ें याद हैं। मुझे याद नहीं मैं कब घर वापस लौटा और बहुत वर्षों बाद की कुछ चीज़ें याद आती हैं फिर धीरे-धीरे। पर मुश्किल ये है कि कई चीज़ें ऐसी याद आती हैं जो कि कभी हुई ही नहीं थी। जैसे कि? जैसे कि कोई वॉर, मैं बात करता हूँ अक्सर कि जर्मनी की वॉर हो रही थी। तो वो हैलुसिनेशन है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ मेरी दर्द को दबा के रखने के लिए जो दी जाती थीं, वो तो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम हैलुसिनोजेंस कहते हैं, जिनके चलते इस तरह के मेरे को फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस होंगे जो कि वाकई रियल नहीं हैं, और ये अनेकों हैं, भरे हुए हैं ये तो पूरे उन सालों के। तो मैं क्या जानूं कि सच्चाई क्या थी और क्या नहीं थी। जब ये सब बीत रहा था उस वक्त मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि सच कौन सा था और कौन सा मेरी हेलुसिनेशन थी। परंतु बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। शायद सारे एक्सपीरियंसेस की बात करना जिसमें से कि मैं अपने सही रूप में था भी नहीं, हुँ। आज बड़ा अजीब लगेगा मुझे उसका डिस्क्रिप्शन देना, और इररिलेवेंट भी। तो हम बात उससे आए हुए निकले हुए निचोड़ की करेंगे, बिल्कुल, जिससे ट्रू, कि ट्रू। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ बीइंग अ डॉक्टर, हुँ, कोमा में जाने के बाद क्या हुँ। होता है और कोमा से जब आप वापस आते हो तब माइंड किस तरीके से वर्क करता है? मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए उसमें सबसे ज़्यादा था अकेलापन, क्योंकि मकसद नहीं समझ में आ रहा था जीवन का। क्यों रहूँ मैं? जब मुझे एक बार ये क्लैरिटी हो गई थी कि परिवार का कोई सदस्य है ही नहीं और कभी लौट भी नहीं रहा, तो फिर मेरे होने का मकसद ही क्या रह गया? दूसरा, अगर सर्टिफिकेट 55% परमानेंट विकलांग होने का है और वो शरीर के अंग परमानेंटली कभी लौट के नहीं आने वाले अब, तो इतने अभाव में मेरी ज़िंदगी वैसे भी चलेगी कैसे? और तीसरा कि ये सर्टिफिकेट देने वाले जब मेरे अपने वो प्रोफ़ेसर्स हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाकर उस 12वीं क्लास के बाद जब मैं पहली बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में पढ़ाई करने पहुंचा था, आज 13 साल बाद मुझे घर जाने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद अब कभी मैं फंक्शनल नहीं रह पाऊँगा एज़ अ ह्यूमन बीइंग। हुँ। और वो भी साधारण टीचर्स नहीं हैं। अगर उनमें से करीब-करीब सब किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में पैदा हुए होते और इसी प्रकार से इतनी ही डेडिकेशन से वहाँ काम कर रहे होते, तो आधे से ज़्यादा नोबेल नोबेल प्राइज़ जीत चुके होते। इतने समझदार और इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने सही डॉक्टरों की इस ओपिनियन के खिलाफ मेरे पास तो कोई तर्क भी नहीं है और कोई वजह भी नहीं है कि मैं मानूँ कि कुछ और हो सकता है मेरे जीवन में। हुँ। और जब वो कह रहे हैं कि सॉरी देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन दिस हॉस्पिटल, अब जाओ, लौट जाओ जहाँ जिसको तुम घर कहते हो, जहाँ कोई रहता ही नहीं है अब, जो खुद खंडर में बदल चुका है और शरीर भी नहीं है मेरे पास, तो मैं जाऊँ कहाँ और करूँ क्या और जाना कहाँ है? क्यों ना ख़त्म करूँ इसको? इसमें तो कुछ आगे रास्ता ही नहीं कहीं पहुँचने का। तो इन फीलिंग्स के साथ कैसे जीवन को दोबारा शुरू कराऊँ? क्योंकि शायद कभी मैंने जब शुरू किया था बचपन में पैदा होने के बाद, तब मैं एक छोटा बच्चा था जिसको कुछ नहीं पता था। पर आज मैं 30 साल का एक युवक हूँ जिसको सब कुछ पता है और जानता है कि यहाँ से शुरुआत किसी ने करी नहीं कभी। उस गहराई से फिर उठ के कैसे आऊँ? सतह पे भी आ पाऊँगा नहीं मालूम, उड़ना तो बहुत दूर की बात थी। तो हताश था मैं बहुत ज़्यादा।
मुझे नहीं लगता था जीवन में कोई उद्देश्य बचा है, कोई खुशी बची है, कोई मकसद बचा है जिसके लिए मैं आगे रहूं। पर बावजूद उसके कोई ऑप्शन भी तो नहीं था दूसरा। तो लौटो और जाके देखो उन सारी जगह जो कि लोग बताते हैं। क्योंकि मुझे शुरू में तो मुझे ये भी याद नहीं था कि मेरा नाम जयदीप है और मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा एक क्लिनिक है और मैं शादीशुदा हूँ और बच्चा भी है। और मुझसे सवाल यही पूछे जाते थे, तुम्हारा नाम क्या है? एंड आई हैड दिस ब्लैंक लुक। कहाँ रहते हो तुम? क्या करते थे तुम? क्या करते हो तुम? क्या खाया था सुबह तुमने? ये कौन सी जगह है? आई हैड वेरी लिटिल अवेयरनेस कि मैं हूँ कौन और ये हो क्या रहा है। तो वहाँ से शुरू करना फिर से इस उम्र पे जहाँ पे फिजिकली मैं डिसेबल्ड हूँ, नहीं हो पाएगा। ऐसा मुझे जितनी नॉलेज आ रही थी उसके साथ इस बात की इंटेलिजेंस भी आ रही थी कि यहाँ से तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और वो नौकरी जो चल रही थी वो भी ख़त्म उसके साथ, क्योंकि बहुत लंबा अरसा बीत चुका था एक्सीडेंट का। उस एक्सीडेंट से बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स आए थे? मेरा ये चेहरा नकली है, ये खुला हुआ है यहाँ से, और ये स्टील प्लास्टिक एलॉय और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का बनाया हुआ एक चेहरा है। मेरी कलाई दाईं तरफ की ये नकली है, कंधा, 6 रिब्स, पूरी लात राइट वाली, ये सब बनाने में 9.5 साल लग गए उस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को, जिसमें अनेकों लोगों के मेरे ही शरीर के अंश इधर उधर बदले गए। कुछ चमड़ी यहाँ से हटा के वहाँ लगाई गई, कुछ हड्डियाँ इधर से छील के काट के उधर लगाई गई, और कुछ जो मैं बताना चाहूँगा इसमें अंश और शरीर के अंश से भी लगाए गए, क्योंकि ये आज मेरा एक पैशनेट टॉपिक है डिस्कशन का। आज की वार्तालाप में हम कहीं इस पे ज़रूर एक बार टच करेंगे। श्योर। आप ये बोल रहे हो कि जो आपका फेस मतलब इज दिस योर रियल फेस? No, this is the one which I got after the accident. तो ये जो बॉडी पार्ट्स आपकी बॉडी में लगाए गए हैं, हाँ, ये किसी दूसरे की बॉडी से लिए कुछ हैं? दूसरों के हैं, ज़्यादातर मेरे अपने हैं, पर ये डिस्फंक्शनल हैं, मतलब ये काम नहीं करते हैं। 55% शरीर के अंग मेरे काम नहीं करते हैं, और ये सर्टिफाइड है, और इसके साइंटिफिक प्रूफ हैं कि ये परमानेंटली आज भी काम नहीं करते हैं। क्या मतलब, फीलिंग सो इमोशनल राइट नाउ। नहीं, ऐसा कुछ ओके, जब लेट्स जीना पड़ता है, जब वजह क्या थी जीने की? आज तो बहुत सारी हैं। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज उस समय ढूंढने पे, और सच बताऊं आज भी जितनी हैं वो सब ढूंढी हुई तो हैं। और ध्यान से देखो, जीवन में हमेशा वजह तुमने ही तो ढूंढी थी। वाओ, ट्रू। वहां अपने आप में वजह कहाँ है? क्या वजह है किसी के भी जीने की? तुम ढूंढ लेते हो। कभी किसी का प्यार होता है, कभी कोई प्रोजेक्ट होता है, कभी कोई कोई मकसद आप खुद बना लेते हो कि मैं जुड़ा हूँ भगवान से, मैं जुड़ा हूँ इससे, मैं जुड़ा हूँ उससे। रियली जुड़े हो क्या? तुम्हारे शब्द ही तो हैं जो कह देते हैं कि बस जुड़ा हूँ, और उन शब्दों को ऑनर करते हो तुम और जुड़ जाते हो। फिजिकली तो कुछ होता नहीं कभी भी। यस। तो जब ये बात समझ में आई तो फिर सोचा कि चलो जुड़ के देखते हैं किन किन चीज़ों से जुड़ सकते हैं। और आज तो लगता है कि ये सारा संसार ही मेरा बनाया हुआ है। जैसे मैंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, जब मेरा ही बनाया हुआ पूरा यूनिवर्स है तो मैं तो हर चीज़ से जुड़ा हूँ। अगर माँ को लगता है उसके 6-7 बच्चे हैं, और हमारे देश में तो हो जाता है कई बार, उसको पूछो कि किससे जुड़े हो तो वो क्या कहेगी? उसके लिए सब बराबर है, तो सबसे मेरे जुड़ी लिए, हुई है। अगर मैं ब्रह्मा हूँ और मैंने रचा है ये पूरा ब्रह्मांड, तो मैं किससे जुड़ा हूँगा? हर चीज़ से, हर कण से। हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्राणी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कण से कह रहा हूँ। वो पत्थर के अंदर भी जो एटम है उससे भी तो, वो भी तो मेरा बनाया हुआ है, और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने बनाया ये सब। कैसे? हम इसमें डेप्थ में जा सकते हैं सर? जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो
जो भी परम आप जानते हैं इस ब्रह्मांड के बारे में, आइए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जी। वो कैसे जानते हैं आप? मनुष्य कैसे जानता है? कुछ भी जो वो जानता है, उसके पास वो जानने की वजह क्या है, कि उसने क्या किया कि वो जानता है कि ये सच है? सत्यता को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए क्या हमारे पास टूल्स दिए हैं? क्या हैं वो टूल्स जिनसे हम सत्य को चेक कर लेते हैं? क्योंकि तुम देख सकते हो, तुमने सुना है, तुमने टच किया है, सूंघा है या टेस्ट किया है, These are the basically 5 senses of human body. और उसी से ही तो तुम्हारा सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आया। Exactly. तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे मन, तुम्हारे चिंतन, इस तक पहुंचने के लिए ये 5 इंद्रियां ही तो हैं तुम्हारे पास। बिल्कुल। हर मनुष्य के पास 5 ही तो हैं। इसके अलावा तो कोई और तरीका ही नहीं कि आप कुछ जान सकें। ट्रू। बिल्कुल और सही सोच है। के देख लें, पर मैं इसकी गारंटी देता हूं कि 5 के अलावा कोई और इंद्रिय है ही नहीं जो आपको कुछ भी ज्ञान दे सके कहीं से। इसके अलावा तो ज्ञान पाने का कोई तरीका नहीं। इसमें से किसको रिलायबल मानेंगे आप? मेरे लिए तो ये 5 इंद्रियां ही रिलायबल है। आइए चेक कर लेते हैं। जी। अभी पिछले दिनों एक बीमारी से पूरा विश्व डील कर रहा था कुछ साल पहले, कोविड 19, इसलिए कि 2019 के खत्म होने तक आ गई थी वो। पर जिसको हुआ उन्होंने 2 इंद्रियों का कम हो जाना बताया, एक स्मेल और एक टेस्ट। तो उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि मानो किसी को कोविड हुआ और उसकी स्मेल पूरी तरह से शून्य पहुंच गई, मतलब उसे पता ही नहीं कि वो बागीचे में बैठा या टॉयलेट में, और उसका टेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। उसे नहीं मालूम उसकी ज़बान पे मिर्ची रखी गई या मिश्री का टुकड़ा। तो उसके लिए वो एक्सपीरियंसेस खत्म हो चुके हैं। तो ब्रह्मांड 5 एक्सपीरियंसेस से ही बना है, 5 इंद्रियों के एक्सपीरियंसेस से। अगर 2 इंद्रियों का एक्सपीरियंस ही खत्म हो गया तो बची सिर्फ 3 और। तो क्या ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कम नहीं हो जाएगा फिर? ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, नहीं कम होगा। रीजन? हाँ बताएं। बिलीव सिस्टम, जिसको हम फेथ बोल देते हैं, और पर एक फेथ माइंडसेट। और बिलीफ भी तो इन्हीं 5 से आया। अगर शुरू से ना होते ही तो ना बिलीफ और फेथ भी उतना ही छोटा हो जाता तुम्हारा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। नहीं, माँ के पेट से हम में से कोई फेथ और बिलीफ लेके नहीं आया। ठीक है, अर्जन किया इसका हमने यहाँ पे। बिल्कुल। और अर्जित करने के लिए हमारे पास 5 ही इंद्रियां हैं। या सुना माँ से, या किताब में पढ़ा, या गुरुओं ने बताया, या जो भी आपका तरीका है, या मूवी देखी थी, या मेरे साथ खुद बीता यार। एग्जैक्टली ये जो लास्ट वाला आपने बोला है ना, हाँ, तो मेरे साथ कि जो बीता, आपके साथ बीत क्या क्या चुका है लाइफ में। करेक्ट। दिस इज द ओनली इंसिडेंट जिसको आप हमेशा गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन उन गलतियों से आप सीख क्या रहे हो, वो मैटर करता है। जी, आपने गलतियों की बात की, मैं गलतियों की बात कतई नहीं कर रहा यहाँ पे। कोई भी इंसिडेंट अगर लेट्स एग्जांपल हुआ है कि आपने लाइफ में कितने प्रैक्टिकल रहे मैं हो। लिटरली कह रहा हूँ, मैं इस टेबल, इस माइक, इन कपड़ों की बात कर रहा हूँ। गलती कुछ नहीं है, पर कैसे जानते हैं कि ये कपड़ा यहाँ पे है, इसकी क्या फील है, इसका क्या कलर है, इस कमरे में क्या स्मेल है, यहाँ क्या आवाजें आ रही हैं, कैसे जानते हैं आप? 5 ही इंद्रियां हैं, जानने का कोई तरीका नहीं है। आप इस रूप में आए और आपको 5 इंद्रियां की क्षमता मिली थी। रेस्ट ऑल इज एन आउटकम ऑफ व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड आउट ऑफ दीज 5। राइट। और थोड़ा सोचते हैं, अगर अभी भी आपको लगता है कि विश्वास वाली बात नहीं है, तो सोच के देखिए। मे बी आध्यात्म, बिलीफ, फेथ, उसके पीछे भी, उसका भी आपके अंदर तक पहुंचने के लिए इनमें से किसी 5 इंद्रियों से ही जाना होगा उसे। हाँ, मैं बिल्कुल क्यों आपने होते देखा, या आपने सुन लिया था, या आपने पढ़ लिया था, ये उस आवाज से आपको लगा, ये वो स्मेल ऐसी थी, या वाकई वहां पहुंचते ही एक एहसास हुआ, सुखद एहसास पूरे शरीर को हुआ, वो जो कुछ था वो 5 इंद्रियों में ही था। और जिस मोमेंट पे मैंने ये रियलाइज किया कि ये ब्रह्मांड, चाहे इसमें सूर्योदय देख रहा हूं मैं, चाहे इसमें मैं बढ़िया खाना खा रहा हूं, या तेज आवाज सुनी है मैंने, या मुझे लगा पानी बहुत गर्म है,
या ये कमरे में ये बगीचे की स्मेल बड़ी अजीब आ रही है, या सामने मेरे ये कितना ऊंचा पहाड़ है। ये सब मेरी 5 इंद्रियां ही बता रही थी मुझे। अगर ये ना होती, और एक एक करके कम करके देखते हैं, चलो 2 गई, स्मेल और टेस्ट। अगर तीसरी टच चली जाए, और कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें अक्सर स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है। क्रिस्टोफर रीव्स के साथ हुआ, जो सुपरमैन थे, फेमस सुपरमैन हॉलीवुड के। तो रीढ़ की हड्डी, अगर स्पाइनल कॉर्ड कट जाए चोट लगने से रीढ़ की हड्डी में, तो शरीर के महसूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो अब मुझे पता ही नहीं कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये नरम है या सख्त है, ठंडी है या गर्म है। तो कुछ और भी मेरे लिए महसूस करने की क्षमताएं कम हो रही हैं। पर अचानक मुझे सुनाई देना बंद हो जाए, और मैं सुन ही ना पाऊँ जिस कमरे में इस वक्त धमाके हो रहे हैं, या सन्नाटा है, या सितार बजा, या तबला, या लता मंगेशकर थी या किशोर कुमार, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। हॉर्न बजा या बम फटा, मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं। शून्य की अवस्था में हूँ, सन्नाटा इतना गहरा है। और अंत में अगर मेरे को दिखना भी बंद हो जाए, तो यही बस मेरा आपसे प्रश्न है, उस वक्त क्या बच जाएगा? शून्य ही हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा? जो बच जाता है उस वक्त, वो मैं होता हूं, वो सेल्फ होता है। और मैं को ही शून्य में बोला जाता कह है। सकते हैं, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। ये भाषा भी तो हम नहीं बनाई है, ये भाषा तो यहाँ भी नहीं थी। अगर हम पीछे चले जाएं 2-3 हजार साल पहले, तो ये भाषा भी नहीं थी, तो ये शून्य भी नहीं था। वाओ, वेरी डीप सर। ये शून्य भी तो भाषा के बाद बना ना, उस वक्त कैसे बोलते इसको? तो फिर ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं फेस को रिप्लेस करा लेता हूँ, बॉडी पार्ट्स को? मैंने कुछ नहीं कराया है। क्या ये कैसे हुआ? इन अ वे, मेरा कॉलेज और मेरा हॉस्पिटल, जो एक ही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एक तरह से बदनाम है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अच्छा, कैसे? कि वहाँ मरीजों पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो 12वीं पास करके वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे टीचर्स को बताना होता है कि ये देखो, ये सही हुआ, ये गलत हुआ। अनेकों गलतियां जो और डॉक्टर्स कर चुके होते हैं या हो जाती हैं कभी कभार, उनके चलते हमें खास पढ़ाया जाता है कि देखो, ये मत कर देना, ये गलत होता है। गलतियां ना करना भी सही सीखने का एक तरीका है। और दुनिया भर के हुए गलत इलाज के मरीज वहाँ आते हैं आखिरकार ठीक होने के लिए। कैसे मरीज आते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होते हैं? वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और अगर पूरे विश्व का ना कहूँ तो एशिया का तो डेफिनेटली सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च सेंटर है वो। तो जहाँ जहाँ नाकामयाबी मिली होती है किसी मरीज की किसी बीमारी के इलाज की, वो अपनी आखिरी आशा लेके वहाँ पहुँचता है कि वहाँ के डॉक्टर, क्योंकि हर तरह की बीमारियों पे एक्सपेरिमेंट करके, पढ़कर, अध्ययन करके, रिसर्च करके, ऑलरेडी आपस में बातचीत करके, दुनिया भर में पेपर पब्लिश करके, और दुनिया विश्व भर के साइंटिस्ट और डॉक्टरों से बातचीत करके कुछ इलाज ढूंढ चुके होंगे, तो चल के वहाँ मैं देखता हूँ कि क्या इलाज करा सकता हूँ मैं अपनी बीमारी का। और इसके चलते वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड चीफ्स हैं हर अलग अलग विभागों के, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। और मेडिकल रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन, और मैं काफ़ी वाइडली ट्रैवल्ड हूँ क्योंकि मेरे पिताजी यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे, और उसके चलते हर गर्मियों की छुट्टियों में मुझे विश्व भर घूमने के लिए फ्री टिकट्स मिलती थी। और उन छुट्टियों में क्योंकि पिताजी बिजी थे, मिलती तो थी उनसे मिलने के लिए, पर मैं जितना चाहता घूम सकता था, और मैं दुनिया भर में घूमता था उन दिनों में जब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था। तो क्यूरोसिटी थी मेडिकल स्टूडेंट के ढंग से, जैसे पढ़ाई करता ही रहता था दिन भर, तो जहाँ भी जाता था मैं यही चेक करता था। और मैं बड़े दृढ़ नॉलेज के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इससे बेहतर मेडिकल कॉलेज दुनिया में कहीं और नहीं है।
जहाँ इतने लाखों मरीज इतनी विभिन्न बीमारियों में आपके लिए अवेलेबल हैं किसी भी वक्त। 5 इंद्रियों की ये ताकत है जो आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब ये 5 इंद्रियां चली जाती हैं तो जो बच जाता है, मैं वापस आता हूँ मूल क्वेश्चन पे। प्रश्न तो मूल यही है कि जो बच जाता है वो मैं रह जाता हूँ। क्यों? उस वक्त एक ही चीज मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं हूं। पहली सुबह कैसी थी जब आपने अपने आप को इस रूप में देखा होगा, इस ट्रीटमेंट के बाद? जब मैं जागना और बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग बताते हैं कि उस सो कॉल्ड होश में आने से कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा छटपटाने लगा था और चीखने चिल्लाने की कोशिश करता था। और कोशिश इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरे हाथ तो बांध के रखे गए थे, जबड़ा मेरा था नहीं, तो ज़बान को गीली रुई में लपेट के गर्दन पे बांधा गया था। लात कुचली हुई थी पूरी और उसकी ड्रेसिंग हो जाती थी कभी कभार, पर मालूम था कि ये लात तो काम नहीं करेगी मेरी राइट लेग। इनफैक्ट अपर थाई से ही नीचे तक सारी कुचली हुई थी। तो और दर्द होता होगा, लाजमी है शायद क्योंकि मुझे याद नहीं है कुछ उस वक्त का। वो जब मैं होश में आया तो उसके बाद की कुछ चीज़ें याद हैं, पर तब तक भी तो 7 महीने निकल चुके थे ना। जो याद आता है वो सब चीज़ें आधी तो हुई ही नहीं उसमें से, मुझे बाद में बताया गया। तो वो हेलुसिनेशंस इसलिए होते थे क्योंकि दर्द को दबाए रखने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन मालूम है हमें कि उससे तरह तरह की भांति भांति के हेलुसिनेशंस होते हैं। जो कभी चीज़ें नहीं हुई मुझे वो भी उतनी क्लियरली याद हैं जितनी कि मुझे जो चीज़ें हुई वो याद हैं। तो एक इतना फजी मेमोरी है उस वक्त की कि किस पॉइंट पे मैं कहूँ कि मुझे समझ में आ गया। वो धीरे धीरे धुंध छटती चली गई, धीरे धीरे रोशनी होती चली गई। ये समझने में कि मैं जयदीप हूँ कुछ महीने, ये समझने में कि एक्सीडेंट हो चुका है करीबन साल, ये कि परिवार अब साथ नहीं है और भी लंबा वक्त, ये कि मुझे अभी भी जीना पड़ेगा बहुत लंबा वक्त, और उसकी एक्सेप्टेंस करीबन 12-15 साल। रीजन समझ आया क्यों जिंदा थे या क्यों जिंदा रहे हो? बहुत साफ। क्या? आज जो जयदीप बैठा वो जयदीप नहीं है जो कंफ्यूज उठा था या अज्ञान में था या पैदा हुआ था 1963 में, क्योंकि तब भी तो अज्ञानी था। तब भी तो मुझसे आप पैदा हुए किसी बच्चे से पूछे क्यों तुम हो इस धरती पे तो क्या बताएगा? पता ही नहीं। ठीक वही तरीका था मेरा जब मैं उस आईसीयू में जाग रहा था उस सुबह, ठंडी सुबह। क्या रीजन समझ आया कि ये बहुत सरल है। हाँ, सरल चीजें समझ नहीं आती आज की डेट में। चलिए, पर हम तो आप ही से पूछते हैं एक सवाल में जी। और चाहूंगा कि आइए मिलके उतरते हैं उस गहराई में कि जवाब मिल जाए इसका। ये जो माइक है हमें मालूम है ये क्यों है, क्योंकि आवाज़ को कहीं ले जाकर रिकॉर्ड कर रहा है, साफ रखना है, दुनिया भर की चीज़ें। ये कुर्सी क्यों है हमें पता है, और पता है ये चश्मा क्यों है, और सभी कुछ तो पता है कि पानी क्यों है, और दीवार क्यों है, और एयर कंडीशनर क्यों है, और लाइट क्यों है, सब कुछ तो पता है ना। अगर मुझे पता है कि मिक्सी क्यों है, फ्रिज क्यों है, टीवी क्यों है, सेल फोन क्यों है, गाड़ी क्यों है और किस काम आएगी, तो क्या मुझे पता है मैं कौन हूं और मैं किस काम आऊंगा? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं? हाँ बिल्कुल। आई थिंक मैं तो इसलिए हूं कि मुझे बहुत कुछ सर्व करना है अभी सोसाइटी को। ओके ओके। इस समाज को जो इस दुनिया ने मुझे दिया है आज तक, अभी तक, इस मोमेंट तक, मेरा नेचर ऐसा मान लो, मेरी पर्सनैलिटी आप ऐसी मान लो, सर्विंग वाली। ठीक है, अच्छा, खाना कमाना भी है, इंजॉय भी करना है, हर एक मोमेंट जीना है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज है कि नहीं, जो लिया है ना मैं उसको सर्व भी तो करूंगा ना। बिल्कुल सही। जरूरी नहीं कि हम में से कोई सही जवाब जानता हो। हाँ, शायद मेरे ही गलत हो, पर
अभी बात करने के लिए ही सिर्फ सही, हम्म, पर आओ थोड़ा और इसमें उतरते हैं आगे गहराई में। अगर मकसद है हर चीज का तो वो बनने से पहले था। हम्म, जरूरत थी कील ठोकने की तो हथौड़ा ढूंढा, जरूरत थी तेजी से कहीं पहुंचने की तो गाड़ी बना दी, जरूरत थी दूर की आवाज सुनने की तो टेलीफोन बना दिया, हम्म, जरूरत थी दूर की चीज देखने की तो पहले दूरबीन या बाद में फिर टेलीविजन बना दिया जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और आज हम बहुत दूर की चीजें भी देख सकते हैं लाइव। हम्म, जरूरत थी तो कोई चीज थी नहीं बिना जरूरत के, पहले जरूरत थी फिर हुआ। यही इंसान भी तो है ना। तो जरूरत क्या जरूरत थी? है, वही कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी। हाँ, एक हमारी सोच में ये भी कहा जाता है कि मानव बाकी सब चीजों की तरह हम्म, एक बहुत बड़ी ताकत की क्रिएशन है, जो कहीं से सोचता है कि क्या बनाना है, और जीव जंतु भी उसने बनाए हैं और सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। तो अगर इतना कुछ बनाना वो जानता है कि वो प्लूटो को छोड़ो, सोलर सिस्टम को छोड़ो, मिल्की वे को छोड़ो, और उससे भी बाहर कितनी गैलेक्सीज हैं, वो सब उसको बनाना आता है, और तुम्हें भी उसी ने बनाया है, और बिना वजह वो कुछ बनाता नहीं, तो तुम्हें क्यों बनाया, कम से कम इसकी वजह तो हमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो मुझे जो समझ में आया, हम्म, सही या गलत मैं नहीं ठीक जानता है। हूं, पर हमारी भाषा में मेरी जैसी क्रिएशन का नाम मानव है, मनुष्य है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हम्म, राइट। हम्म, अभी के लिए मेरे ख्याल से ये 3-4 सिनोनिम्स जो करीब करीब एक ही मतलब रखते हैं, हम्म, यही है। तो इसका मकसद क्या होगा? और हाँ, ठीक है कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच नहीं किया था उस आईसीयू में लेटे हुए, हम्म, पर आज मैं बात कर सकता हूं क्योंकि ये हुआ एक और इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, जो करीबन एक्सीडेंट से 14 साल बाद हुआ, हम्म, और वो था अचानक एक सुबह जब मैं सो के उठा, मैं अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था, और कमरे में मेरे आमतौर पे पर्दे नहीं हैं, और सुबह आने पे रोशनी आती है, पर उस वक्त मुझे लगा कि मैं सो के उठा हूं पर बिल्कुल घुप अंधेरा है। तो पहला थॉट था कि शायद लाइट नहीं है घर में इसलिए अंधेरा है, रात का वक्त होगा इसलिए पक्का पूरा गहरा अंधेरा है। पर कुछ ही घंटों बाद मुझे, 1.5 घंटे बाद मुझे पता चल चुका था, जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फिर से मुझे उठा के ले गए मेरे स्टाफ के लोग, कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, और पूरी तरह से जा चुकी है, हम्म, और उस कंडीशन को रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। आंख का पर्दा जो पीछे का होता है उसको रेटिना कहते हैं, आगे वाले कांच को कॉर्निया कहते हैं। तो रेटिना पे पड़ता है वो रोशनी जिससे कि इमेज बनती है जो दिमाग पढ़ लेता है। तो मुझे ये पता चला कि रेटिना की ब्लड सप्लाई कट चुकी है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मैं अब नहीं देख पा रहा हूँ। 21 वर्ष तक रेटिना की रिपेयर हो सकती है, पर क्योंकि मैं अब 44-45 का हो चुका हूँ, तो आंखों की रोशनी लौटने का कोई संभावना नहीं बची है। उस दिन वो सर्टिफिकेट 55% परमानेंट विकलांग से 100% परमानेंट विकलांग में बदल गया था। हम्म, पर ये तो पुरानी बात हो गई। आज की बात मैं कर रहा हूं तो आप जानते हैं कि मैं आपको देख पा रहा हूं, और मैं सब कुछ देख पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने हाथ बचा के माइक के पास लाता हूं, अपनी नाक पहुंचता हूं, जानता हूं कुर्सी कहाँ तक है, तो ऑब्वियसली मैं देख तो पा रहा हूं। जरूरत पर ये थी। तो होना नहीं था। नहीं नहीं, जरूरत थी। जरूरत पहले से किसको पता? पहले से नहीं पता होता, मैं जरूरत, फिर कहूंगा। नहीं नहीं, जरूरत का पता ही तब चलता है जब आप उस फ्रेम से बाहर आ जाते हो। ओके, ओके, आज एग्री। आप इस सिचुएशन में बैठे हो, हष्ट पुष्ट बैठे हो, बढ़िया देख रहे हो। आज आप रियलाइज कर रहे हो कि एक्चुअल में जरूरत थी, बिकॉज जो सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हो, ये रियलाइजेशन आज हो रही है।
पहले नहीं थी, पहले तो आप खत्म ही कर चुके थे ना अपने आप को। पर हम फिर रोक के कहना चाहूँगा कि ये तो हमारा सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन है। अब आज देखो, हम आप गहराई इसको वाली बात नहीं, करेंगे। आज आप इसको देखो, कोई भी नाम दे लो, ठीक है, बट हाँ, मुझे लगता है जो भी आपने बोला कि मैं वाली जो स्टेज है, शून्य, ठीक है, हाँ, शून्य पे जाके इंसान ना हर चीज को समझ जाता है, लेकिन उस समय उसके पास में क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं समझ सकता। ओके। ये मेरा, देखो ये मेरी मैं परसेप्शन है, हाँ, ठीक है, पर जो अभी आज तक आपने मेरे को बताया है। जी, अभी तक की इस स्टूडियो और इस रिकॉर्डिंग से आगे बढ़ते हुए जी, 2 इंसान बात कर रहे हैं, और अगर गहराई में उतर रहे हैं तो 2 आत्माएं बात कर रही हैं। ये सारा ब्रह्मांड मैंने कहा मैंने रचा है, इसलिए माइक भी इसका हिस्सा है, ये स्टूडियो भी, आप भी, कुछ हमारे और मित्र जो यहाँ पे स्टूडियो में हैं इस वक्त, ये दीवारें भी, ये ज़मीन भी, ये आसमान भी, ये सब मैंने रचा है। इस बात भर को समझना बहुत गहराई की बात है, क्योंकि आप जिस जयदीप की बात कर रहे हैं, आप जब ये रियलाइज करेंगे कि जो जयदीप आपके सामने इस कुर्सी पे बैठा है वो आप खुद ही हैं, तब शायद आप इस बात को समझ जाएंगे। नहीं, फिर क्योंकि उनका मुझे नाम तो मालूम है। उनका नाम फिर जयदीप नहीं है। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ कि हम सब एक ही हैं। एग्जैक्टली। और ये नाम देने का जो हमने शुरू किया कि इसको मैं माइक बोलूँगा और उसको मैं टेबल बोलूँगा और इसको मैं बोतल और इसको मैं पेन और उसको फ़ोन, ये सच नहीं है। आप दुनिया को किस एंगल से देख रहे हो, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी फर्स्ट। हाँ, तो एक बहुत मज़ेदार गेम, बहुत एक्साइटिंग और मज़ेदार गेम की तरह है ये दुनिया, जो मैं खुद चलाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद रखता हूँ जब तक रखना चाहता हूँ और खुद हटा देता हूँ जब मैं चाहता हूँ, और मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो शिकायत किससे करने जाऊँ? और मेरी जितनी ताकत किसी के पास है नहीं, तो क्यों ना अपने लिए सबसे बढ़िया बनाऊं। और अगर इतनी सी ही बात है तो सबसे खुश, सब कुछ पाने वाला तो मैं ही बचा ना सिर्फ। ये स्पिरिचुअलिटी से बहुत ऊपर की बातें नहीं है? हाँ है, पर मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा था। और एक मौके पे जब मैं अंदर आ रहा था यहाँ पे और आपने कहा कि हाँ बात करना चाहेंगे, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि जो मैं बोलने चला हूँ वो तो ना किताब में लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ सर, न किसी ने बात करी है, और मैं अगर बोल बैठा कहीं, और मैं पहली बार बोलने वाला हूँ आज अपने जीवन में, तो क्या कोई समझ भी पाएगा मैं कह क्या रहा हूँ? और इस ज्ञान की जो प्राप्ति आपको हुई है वो इन सब ट्रीटमेंट के बाद हुई है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हर क्षण मैं जानता हूँ कि मेरी 5 इंद्रियां मुझे इससे भटका के ही रहेंगी। मुझे वाकई देखने में लगेगा कि सुबह सूरज निकलता है, जबकि साइंस भी मुझे बता चुकी कि धरती घूम रही है, सूरज तो हिला नहीं अभी तक। इस आंखों पे क्या भरोसा करूं? इतना ही किसी पॉडकास्ट में एक सर आए थे, उन्होंने बोला था कि जो चीज दिख रही है ना वो सच नहीं है, जो सुनाई दे रहा वो भी तो सच नहीं है, जो छुआ वो भी तो सच नहीं है, तो क्या है सच फिर? जो स्मेल किया वो भी तो सच नहीं है। क्या कह रहे हो? तुम मानव हो, सच और तुम पैरेलल लाइन से कभी नहीं मिलोगे। मानव होते हुए सच का एक्सपेरिमेंट बेहुदा है, ये कभी नहीं हो पाएगा। क्या है सच फिर? इस मानव रूप से जो बाहर निकल पाएगा वही समझ पाएगा, और उस समझने से हमें इतना ज्यादा इन 5 इंद्रियों ने दूर कर दिया है। और मैं जानता हूं टॉपिक बदल चुका है अब हमारा। हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, बहुत बदलने हाँ, वाला हूं अब मैं, क्योंकि मुझे इसमें वाकई इंटरेस्ट नहीं कि मेरे को चोटें कितनी लगी, चेहरा कैसे बनाया, कितने लॉय लगे, मेरे दांत नकली कैसे बनाए गए, कैसे निकल जाते थे, फिर कैसे जोड़े जाते थे, खून कैसे चढ़ाया जाता था, 56 बार खून चढ़ाया गया,
कैसे मांसपेशियां काट के एक जगह से दूसरी जगह लगाई गई, हड्डियों के टुकड़े जोड़े गए, स्क्रूज लगाए गए, तारों से बांधा गया, स्टील के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, स्टील की कौन सी रॉड ठीक रहती है, कौन सी फेल हो जाती है, और ये चलता ही रहा। और माँ बाप क्योंकि साइंटिस्ट थे, पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कर लो जो करना है, वैसे भी इसको घर ले जाके हम करेंगे क्या, इसका न चेहरा है, न शरीर है, न बोलेगा, न समझेगा, न कुछ करेगा कभी, हमें अगर इसी किसी एक्सपेरिमेंट में काम आ रहा है तो करते रहो। ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था और एक्सपेरिमेंट करने वालों ने नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ बैठ के परम से इस स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूँ। ये तो अगर किसी को कहा जाता कि 1993 से लेके 2000 तक लिख के दो कि ये हो जाएगा कभी, तो कोई ना लिख के देता। और वो सबसे ज़्यादा ज्ञान वाले साइंटिस्ट थे जिनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। बट कोई डेस्टिनी तुम्हारी नहीं बता सकता ना, पर ये डेस्टिनी थी। पर ये उन सब लेवल से अलग और हटकर इतनी कैसे हो गई कि कुछ भी वैसा नहीं है। और इस जर्नी में जब मैं चल रहा हूँ और अभी भी चल रहा हूँ, तो मुझे एहसास है कि वो क्या हो रहा है, और इसके बारे में मैं बात कर लूँ तो क्या कोई समझ भी पाएगा? बिल्कुल समझेंगे सर। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल मैं समझेंगे। इसी सोच के साथ आज बैठा इस कुर्सी पे आके कि आज मैं वो सारी लिमिट्स तोड़ दूंगा और वो सारा कुछ कह दूंगा, क्योंकि मेरे पास मानव के रूप में बस यही एक आवाज़ ही है जिसमें मैं अपने अंदर के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकता हूँ। जो मैं महसूस करता हूँ उसको पहुँचाने का कोई ज़रिया ऐसा ही होगा जो आपकी किसी 5 इंद्रियों से आपके अंदर जाएगा, ये जानते हुए कि वो इंद्रियां आपको कभी भी सच्चाई नहीं देंगी। मुझे फिर भी उसी में से किसी इंद्री के थ्रू आपके पास आप पहुंचना है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, ये मतलब ऐसे तख्ता पलट वाली बातें। हाँ, ये बिल्कुल वही है। हम अभी तक यही पढ़ते हुए आए थे, और ये ज्ञान अर्जित कैसे किया? अभी जो हम सच की बात कर रहे थे, जी, क्या है सच आपके अकॉर्डिंग? इस शरीर को छोड़ना सच है? मैं मानव हूँ और मैं इसको बड़ा विनम्रता से मानता हूँ कि मैं मानव हूँ और सच मुझे नहीं पता चलेगा, तो मेरी एग्जिस्टेंस में सच का कोई महत्व नहीं है और मैं उसको ढूंढता नहीं हूँ अब। अपनी सोल से बात करते हो आप? और तो कुछ हुई नहीं मैं। एग्जैक्टली। जो मैंने कल रात को चावल खाए थे और आज 2 घंटे पहले पानी पिया था, आज उसका नाम जयदीप है। मैं वो ताकत हूँ जो दूध के 2 घूंट पी ले तो उसको जयदीप बना दे, जो ऑक्सीजन की कुछ सांस लेता है और उसका नाम जयदीप हो जाता है। फिर तो आप भगवान पे भी बिलीव नहीं करते होगे? मैं खुद ही तो हूँ वो। अरे ब्रह्मांड रचा है मैंने भाई, मैं ही तो हूँ ब्रह्मा। वाओ, सुपर। 5 इंद्रियां हटा दो तो ये सारा यूनिवर्स गायब हो जाता है, पर मैं तो फिर भी रह जाता हूँ। 5 दिस की इज जगह ट्रू। 7 कुछ और दे दो तो मैं एक और ब्रह्मांड रच के दिखा दूं जो कि बिल्कुल इससे अलग होगा। ये 5 इंद्रियां ही 5 होती हैं सिर्फ, और ऐसी 27 इंद्रियां और नहीं है, या 7 लाख इंद्रियां ऐसी और नहीं है जिसमें से मैं अपने लिए फिर कुछ चुन लूंगा। और ये आत्मा जिसको मैं जयदीप कहता हूँ आज, उसका जो भी नाम किसी और तरह से होगा, उसको और क्षमताएं दे दूं तो कुछ और उठा के वो फिर कुछ बना ले और उसका कुछ और नाम दे के उसके एक्सपीरियंसेस जी ले, उसको लाइफ कह दे वो, शायद उसका कुछ और नाम डाल दूं मैं अगली बार, फिर गेम खेलूं, फिर समेट के रख दूं। क्या चलता है पूरे दिन आपके माइंड में? मजेदार गेम, हम्म। बहुत मजेदार गेम। मैं क्लियर हूं कि फिलहाल के लिए मेरी गेम का नाम मानव है। आओ मानव खेले। ये पहले वाला ही जयदीप आज भी है या चेंज हो बिल्कुल गया? नहीं, कतई पहले नहीं। वाला कैसा था? ओहो, ना मिलते तो अच्छा। खतरनाक, बुरा, बहुत बुरा इंसान। उस 29 वर्ष में वो जो जयदीप था, उसने अपने माता पिता की नाक में दम कर रखा था। बदतमीज, भाई के साथ बहुत बुरा, जबकि भाई बड़ा है। कोई दोस्त नहीं, पड़ोसियों से लेके अपने स्कूल कॉलेज के वक्त में भी कोई दोस्त नहीं, क्योंकि सब में कंपटीशन दिखता था और उनको हराना और उनसे जीत जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। स्कॉलरशिप पा लेना, हमेशा फर्स्ट आना, दूसरे को छोटा करके दिखाना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। निहायत घटिया, क्योंकि सामने किसी की औकात कुछ नहीं मानना, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स। इतना घटिया इंसान
कि अपनी बीवी तक के साथ ना बना के रख सके, किसी को भी कुछ ना माने, वो था जयदीप। सोच के भी दुख होता है कि मैं ऐसा इंसान था कभी। और खुशी होती है इस बात की कि मौका मिला कि उसको डिसमेंटल करके, समझते हुए उसकी गलतियों को, कमियों को, आज एक बेहतर जयदीप बना पाया मैं। कर्मा पे बिलीव करते हो? बिल्कुल नहीं। ये सब कर्म का खेल है। हो सकता हो, है, हो भी ये सकता ओपिनियन है। है। मैं हाँ, मैं हर तरह की ओपिनियन के लिए तैयार हूं, पर ठीक इसी प्रकार एक ओपिनियन मेरी भी है। क्या है? मैं हमेशा से रहा हूं और मैं हमेशा रहने वाला हूं, तो मुझे कहीं जाने का डर नहीं है। और मजेदार बात है कि मैं जाना भी नहीं चाहता हूं। मुझे कई बार मजाक और अजीब लगता है जब लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए। क्यों चाहिए भाई, कितना मजा आ रहा है। रोलर कोस्टर पे जब इंटरेस्टिंग। खुद चढ़ के बैठे हो रोलर कोस्टर पे, और कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी अचानक गोल घुमा के फिर तेजी से नीचे गिरा के फिर ऊंचाई तक उठा के ले जाता है, क्या मजा आ रहा है, वाह क्या मजा आ रहा है। जहां लोग कहते हैं अब नहीं, और फिर उसके बाद अचानक सब कुछ, और फिर गया सब कुछ, और फिर आया सब कुछ। 2018 में मैं एक अपने दोस्त के पास गया क्योंकि मुझे खांसी ठीक नहीं हो रही थी, और उन्होंने बताया, मेरे गले में झांक कर एक मशीन डाली जाती है, कि मेरी लेफ्ट वोकल कॉर्ड पे जो गांठ है वो कैंसर है, और अब इसको हटा दिया जाएगा, और संभावना है कि मैं इसके बाद कभी बोल नहीं पाऊंगा। ठीक उसी तरह मैंने कहा, रेटिनल डिटैचमेंट जो हुई थी एक्सीडेंट के 13-14 साल बाद, उसमें भी कहते तो किया गया था कि अब तो कभी देख नहीं पाएगा। मैं तब भी मुस्कुराता था, अब भी मुस्कुराता हूं। साइंस तो इतना ही जानती है सिर्फ। नहीं, ये साइंस नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। पर वो सब साइंटिस्ट हैं, और लोग दूर दूर से आके इन संस्थाओं में इन डॉक्टरों को, इन चीफ्स को मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे को बचा लो, हमारा इलाज कर दो, हमें ठीक कर दो, हमें वापस दे दो ताकतें, वो क्षमताएं जो कि क्षीण हो रही, क्योंकि मैं आज बीमार हूँ। और उन्होंने जब ये फाइनल वर्डिक्ट दे दिए, 55% परमानेंट विकलांग, 93, 14 साल बाद अब कभी दिखेगा नहीं, फिर उसके और 14 साल बाद की अब आवाज़ नहीं लौटेगी कभी तेरी। और हर बार जब ये नहीं होता तो मैं रियलाइज करता हूँ, अरे सब मैंने ही तो रचा था, क्यों सुन ली बातें और क्यों मान ली, क्योंकि जो मैं मान जाता हूँ वही तो हो जाता है, और उससे भी पावरफुल जो मैं सोचता हूँ वही तो होता है। सिर्फ मैंने आज तक जो सोचा सब कुछ तो वही हुआ। ये एक्सीडेंट, ये मेरी चॉइस थी। इस पृथ्वी पे आना मेरी चॉइस थी। जब तक रहना चाहूँगा रहूँगा, जो करना चाहूँगा कर सकता हूँ, पर मानव रूप में हूँ। फंक्शन मानव का मानवता ही हो सकता है, मनुष्य का फंक्शन मनुष्यता ही हो सकता है, इंसान का काम इंसानियत ही हो सकता है। जब तक वो करता रहूँगा इस रूप में बना रहूँगा। ये रूप सिर्फ मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सिर्फ इसीलिए तो दिया गया है मुझे, तो मुझे कुछ और करना ही क्यों है। पता जब तक ये करता रहूँगा मुझे कोई चोट नहीं लग सकती, मैं कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए मैं वापस लौटूंगा हर बार। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं, कहीं मेरी मानवता में कमी रहती है तभी ये झटके आते हैं। एक बहुत घटिया मानव था 30 साल तक, उसका हटना जरूरी था। जो नहीं देख पाता था कि वो मानव के ढंग से अभी भी नहीं जी रहा, उसकी आंखें हटनी जरूरी थी। जो नहीं बात कर पाता था कि मानवता क्या होती है, उसकी आवाज़ शांत करनी ज़रूरी थी। क्या मानवता के और फीचर्स हैं जो मैं नहीं करता, जिसको न करने से फिर से मुझे सज़ा ना मिले, और मैं सही समझता रहूं कि मानवता मैं कर रहा हूं या कहीं चूक रहा हूं। क्योंकि अगर मैं कर रहा हूं तो मैं शाश्वत हूं, मैं जाने वाला नहीं हूं। पहले वाले जयदीप और आज वाले जयदीप में जो मुझे डिफरेंस लग रहा है ना जी, जो भी तक आपने बात बोली मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ, और जो आपको व्यूअर्स सुन रहे होंगे वो भी सहमत करेंगे। जी, आज की डेट में जो हमारी प्रॉब्लम है ना वो है फियर। घर का,
परिवार का, हम्म, अच्छा बुरा, काम का, हर जगह का फियर। जैसे आपको फियर होता था कि सबको नीचे दिखाना है, औकात सबकी बता के रखनी है, अब आपने अपने फियर पर कर लिया है कंट्रोल। और ये यूथ के लिए भी मैसेज है। अगर आज पता नहीं गला ही बहुत खराब हो रहा कोई बात नहीं है जी। कि अगर हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, मानवता को परस्यू कर रहा है, तो उसको अपने अंदर के फियर को मारना पड़ेगा। तभी जाके एक मानवता को सर्व कर पाएगा सोसाइटी में। जो अभी आपने एग्जैक्टली बताया वही सेम चीज। पर हम और कुछ है भी नहीं, क्योंकि दूसरी तो कोई और सच्चाई है ही नहीं। और जिस चीज के लिए तुम बने हो और वही चीज तुम कर रहे हो, ये तो एफर्टलेस है। फिर इसमें कहाँ स्ट्रेस? एग्जैक्टली। तुम जिस काम के लिए हो और वही काम तुम कर रहे हो, तो स्ट्रेस ही कहाँ होगा? तो डर किस बात का? तो घबराहट किस चीज की? एक सवाल और पूछूं? 1000 पूछेगा ना आज, हाँ। प्लीज। इसमें पूरी जर्नी में माइंडसेट का कितना बड़ा रोल था आपका? आज मैं जानता हूं कि मैं अपने आप में कंप्लीट यूनिट हूं। कुछ माइंड और बॉडी और ये और वो और जिंदगी और लाइफ और ब्रह्मांड और पृथ्वी और भारतवर्ष और दिल्ली, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। सभी तो मैं हूं, यहां से वहां तक मैं, सब कुछ होता हुआ मैं। ये तो परफेक्ट है ऑलरेडी। मुझे क्या डरना और मुझे क्या बदलना और मुझे क्या करना? मानवता के लिए मेरे को भेजा गया है, मानवता मैं करता रहूंगा। पर किसी के लिए नहीं कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मानव हूं। प्लीज समझिएगा इस बात को। मानवता दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं, मानवता कर रहा हूं क्योंकि मैं मानव हूं। मनुष्यता कर रहा हूं क्योंकि मैं मनुष्य हूं। इसमें कहीं दूसरा कहां है? ये दूसरे की होने की वजह से नहीं है, ये मेरे होने की वजह से है। मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे यहाँ आते रहना है, आते रहना है, आते रहना है। और मैं भविष्य में आऊंगा मुझे ये भी पता नहीं है। शायद मैं भूतकाल में आऊं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ का जो पर्पस था वो समझ लिया? बहुत क्लियरली। ये गेम खेलनी है, ये गेम जिसका नाम लाइफ है, ये खेलनी है मुझे। मुझे लत है लाइफ की। यूथ को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत कुछ। ये यूथ है, ये आपको सुन रहा है, क्या एडवाइस करोगे लाइफ के ऊपर यूथ को? गेम खेलो लाइफ की। इंसान आए हो, इंसानियत करो, धड़ल्ले से इंसानियत करो। दूसरों का दुख दर्द समझो, दूसरों के प्रति जागरूक रहो। जो दिख रहा है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप जानवर की बात कर रहे हैं, इंसानों की, परिवार की, दूसरे देश की, या किसी एलियन की भी अगर कल कहीं आ जाए, तकलीफ समझो, मदद करो, यही इंसानियत है। और कम मत रखना, पूरी क्षमता लगा देना उसमें अपनी, क्योंकि तुम और किसी काम के लिए आए ही नहीं। उसके लिए एक वोल्टेज चाहिए होगी। हर मशीन को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए होती है। हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी, दिमाग की इलेक्ट्रिसिटी हम सब लोग चेक करते हैं, इसको ईसीजी और इसको ईईजी कहते हैं हम। तुम जो चल रहे हो एक बिजली के करंट से चल रहे हो, जैसे कि कोई और मशीन बिजली के करंट से चलती है। ये कैमरा, ये लाइटें, ये सब भी एक बिजली के करंट से चल रही हैं। बैटरी है, करंट आ रहा है उसमें से, तभी चल रही हैं ये सब। मेरे अंदर भी कुछ करंट का प्रवाह है जिससे कि मैं चल रहा हूं। पर्पस है, पूरा कर लेना। जिसने बनाया है वो जानता है कि किस पर्पस के लिए बनाया है। जितना जल्दी समझ जाओ कि तुम्हें किस पर्पस के लिए बनाया है, तुम सही रास्ते पे चले जाओगे। इंसान केवल इंसानियत के लिए बना था। वोल्टेज खुशी होती है। तुम जितना खुश होके कुछ करते हो, अगर तुम खुश होके आज पॉडकास्ट कर रहे हो और वो खुश होके सुन रहे हैं, और यहाँ खुश होके कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा जाएगा। वाह। अगर खुश होके तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम चख के बता सकते हो कि खुश है आज, ये उदास। क्या बात है। यस, एग्री करता हूँ मैं इस तुम चीज से। पेंटिंग को देख के बता सकते हो कि पेंटर का मूड कैसा था। तुम गाड़ी की ड्राइविंग पीछे बैठ के भी आंखें बंद करके बता सकते हो ड्राइवर का मूड कैसा है। तुम उस म्यूजिक के सितार का राग सुन के, तुम उस गाने को सुन के
तुम किसी भी चीज को देख के बता सकते हो कि मूड कैसा है। आपने ना लाइफ को इतने बारीकी से धागा पिरो रखा है ना, वो आपके एग्जाम्पल्स, आपकी बातों में ना इस कदर झलक रहा है लिटरली। पर इजंट इट सो सिंपल? एक्चुअली सबने तो एक्सपीरियंस किया है। यस। मैं कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देने नहीं आया कि एक फॉर्मूला है जिसको ऐसे लगा के पाई क्यूब करके अंडर रूट निकाल के उसका सिग्मा करो तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसका समेशन ही आता है। मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा हूँ। तुम जी रहे हो ना, इंसान की तरह जी रहे हो ना, तो सबको एक्सपीरियंस हो तो रहा है ये जो मैं कह रहा हूँ। इसमें भ्रम और सच्चाई, मकसद, खुशी सब तुम ही तो निकालने वाले हो। कोई नहीं आ रहा तुम्हें बताने के लिए, कोई नहीं आएगा। आपका मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, क्या बिलीव है आपका आजकल? जैसे अगर आप सोशल मीडिया देखते हो? नहीं, नहीं करते ही कुछ नहीं भी भाई, नहीं टाइम किधर है, मरीजों को देखने से फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, जैसे पर ये तो सीधी बातचीत होती है ना, इसके लिए मुझे कहाँ चाहिए कोई किताब। तुम क्या सोचते हो मैं कोई किताब पढ़ के बोल रहा हूँ? तुम मुझे वो किताब का एग्जाम्पल दो, मैं तो उससे बात करता हूँ। वो कहाँ से गलत बोल देगा? उससे कनेक्ट हो गए तो फिर गलत क्या? उसने मकसद बता दिया तो फिर दूसरा मकसद कहां से? उसने दे दी सारी क्षमताएं तुम्हें, तो फिर क्या क्षमताएं और चाहिए तुम्हें? उसने जोड़ दिया जब तुम्हें, तो जुड़ जाओ ना। मुझे तो बस अपने आप को सरेंडर ही करना है ना सिर्फ। क्योंकि जो थॉट्स आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं, वो कहीं किताब से थोड़ी पढ़ के बोल रहा हूं। मैं कुछ सोचता हुआ थोड़ी आया था यहाँ पे। मैं तो आया था कि उसकी बात करूंगा। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। ये उसने क्यों बनाया है, ये सब क्यों ये सब है? सिर्फ इसलिए है, सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे को मानवता की तरह से अटेंड करें। और कुछ नहीं है इस गेम में, कुछ नहीं है। क्यों जानवरों की तरह अर्जित करके रख रहे हो? हाँ, अपने घर में चींटियां तक उठा उठा के ले जाती, चीनी के दाने, वो किसी तरह समेट के रख लूं, किसी तरह पानी इतना पी लूं कि जब रेगिस्तान आए तो मैं फिर भी जिंदा रहूं, किसी तरह संभाल के रख लूं, दूसरे से नोच लूं, खींच लूं, पता नहीं ये मीट मुझे फिर खाने को मिले ना मिले। क्यों जानवरों वाले काम कर रहे हो? तुम्हें तो कभी अभाव होने वाला नहीं है। तुम तो मानव हो, तुम्हें किस बात का डर है? बांटने में खुशी है। और इस टॉपिक पे भी थोड़ा बात कर ले। क्योंकि मैंने अभी कहा कि तुम कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए जो वोल्टेज है वो खुशी है। और परफेक्ट वोल्टेज जो है वो सबसे ज्यादा खुशी है। और वो परफेक्ट वोल्टेज का एग्जाम्पल क्या है? परफेक्ट खुशी, जहां तुम मस्त होके गाने गा सको, मस्त होके डांस कर सको, चाहे कुछ हो। वो नटराज भी करता है, अपने ढंग से करता है, उसको तांडव भी कह सकते हो। और उसको तुम प्यार से भी कर सकते हो, लहराते हुए। तुम्हें वो म्यूजिक महसूस होना चाहिए, तुम्हें वो सुगंध, वो वातावरण की ताजगी महसूस होनी चाहिए। तुम डांस करो, तुम गाओ, तुम मुस्कुराओ। हम में से जिनके बच्चे हैं, हमेशा सर पे हाथ रख के, माथा चूम के, पीठ पे हाथ फेर के क्या कहते हैं? बेटा सदा खुश रहो, बेटा सदा खुश रहो, बेटा सदा खुश रहो। सुन तो लो, बेटा सदा खुश रहो ना। उसने बनाया था, उसने भी यही कह के भेजा था, सदा खुश रहो। और कुछ लोग जो खुश रहो समझ जाते हैं, वो सदा नहीं समझ पाते। ओके। कैसे उसे पता चले कि तुमने सीख लिया सदा खुश रहना? कैसे पता चलेगा कि ये लकड़ी मजबूत है? बताओ कैसे पता चलेगा? तोड़ के। तुम सदा खुश हो उसे कैसे पता चलेगा? खुश रह के सदा, दुख देके। क्योंकि उस वक्त भी अगर तुम खुश रह लिए उस तकलीफ में, दुख में तो तुम खुश कैसे रह लेगा सर? तकलीफ में जब कैंसर दिया, जब आंखें ले ली, जब कुचल दिया पूरा शरीर, जब परिवार खत्म कर दिया, क्या मैं खुश रह सका उस वक्त? अगर हां,
तो वो समझ गया कि मैंने उसका मैसेज ले लिया। वाओ। सदा खुश रहना था। चेक कैसे करे? तकलीफ देगा, मैं मुस्कुरा के खुश रहूंगा। अगली तकलीफ देगा, मैं मुस्कुरा के खुश रहूंगा। उससे बड़ी तकलीफ देगा, मैं मुस्कुरा के खुश रहूंगा। सदा खुश रहता है। क्या बात है सर। कंडीशनल खुश रहना वो तो सभी को आता है। लॉटरी लग गई, खुश हो गया। बीवी छोड़ के चलेगी, उदास हो गया। थप्पड़ मार दिया, उदास हो गया। इनाम मिल गया, खुश हो गया। क्या कर रहे हो ये? सदा खुश रहो। मैसेंजर्स भेजे थे जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को पैदा किया, उनके माता पिता को जिन्होंने पैदा किया, और पीछे तक चले जाओ, एक ही इंस्ट्रक्शन चली आ रही है शुरू से जो क्रिएट कर रहा है। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? कौन झगड़ा करता है खुशी में? लोग खुश नहीं होंगे तभी झगड़ा करेंगे, तभी लड़ाइयां होंगी, तभी पृथ्वी खत्म होगी, नहीं तो स्वर्ग है। सदा खुश रहो। जीते जी तो तुम सब कुछ कर ही सकते हो, पर जाने के बाद भी बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो। जाने के बाद क्या कर सकते हैं? अंगदान, देहदान। एक आंख 3 परिवारों में बंटती है, ये 6 परिवारों की रोशनी है। एक लेवर 4 बच्चों को मिलता है। मेरी चमड़ी, हड्डियां, मांसपेशियां, जैसे मैंने भी ली लोगों से, तुम आगे दे सकते हो। जाने बचती हैं। ये मानवता का कर्तव्य है। तो क्या है? बाकी जानवर में तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, तुम्हारे आसपास हो रहा है और कामयाब हो रहा है। और ये बैठा सामने एक कामयाब एक्सपेरिमेंट, ये बैठा तो है तुम्हारे सामने एक कामयाब एक्सपेरिमेंट, जिसको यहां नहीं होना चाहिए था, पर वो इस कुर्सी पे बैठा आज यही तो बोल रहा है। ये आवाज नहीं होनी चाहिए थी, आंखें नहीं होनी चाहिए थी, ये शरीर नहीं होना चाहिए था, पर यह है। और ये साइंस की वजह से नहीं है, ये किसी पर्पस की वजह से लगातार साइंस को हराता हुआ आ रहा है यहां तक। और आज रुक जाऊं या कम बोल जाऊं या रुक आधी बात ही कहूं, इससे ज्यादा तो फिर सजा मुझे फिर मिलने वाली है। नहीं, पूरा बताओ ना, आप क्या क्या होता है संस्था में, कैसे ट्रीटमेंट आप करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूं, वो करता है। हाँ, मेरे जरिए से होता है और मैं सरेंडर्ड में रहता हूं। मुझे थकान नहीं होती, मुझे नींद नहीं आती। जब तक काम है मुझे थकान और नींद नहीं आती। मेरा काम खत्म होता है, मैं 5 सेकंड के अंदर सो सकता हूं। जब मैं कह के सोता हूं कि इतने बजे उठूंगा, चाहे वो 3 मिनट का अलार्म लगाऊं दिमाग में या 8 घंटे का, मैं ठीक उतने बजे उठ जाता हूं। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। उसकी दी हुई सारी चीजें हैं, सब यहीं छोड़ के जानी है। गेम खेलनी है, जरिया बना रखा है। गेम खेलो और ऐसी खेलो कि उसे लगे वाह ये क्या बना दिया मैंने, उसको भी मजा आ जाए। क्योंकि माँ भी बनाने के बाद कड़ी चावल खुद भी चख के देखती कैसी बनी आज पकोड़े कैसे बने, मैं भी चख के देखूं। वो भी देख रहा है कि ये वाला कैसा बना, क्योंकि इसमें तो उसने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और अलग हर बार गलत बनने के बाद उसने फिर बनाया है आज। उसको ये ना महसूस हो कि कहीं कम रह गया मैं। मुझे मालूम है मेरा स्वाद मानवता का भरपूर होना चाहिए, क्योंकि वो जब चखे तो उसे पता चले कि हाँ ये है मानव। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मानव रहना है। मुझे कोई बड़ा मानव नहीं बनना है, मुझे कोई छोटा मानव भी नहीं बनना है। मैं कहीं गायब भी नहीं होना चाहता और मैं कहीं बहुत बड़ा नाम भी नहीं चाहता। जो कर सकता हूं, जितना दिखता है, जितना महसूस होता है, उतना कर सकूं, बस बहुत है मेरे लिए। जरूरी नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूं, पर जो ऑर्डिनरी काम मैं कर सकता हूं वो तो कर लूं सारे। ट्रू। देखो, वैसे तो मैं ना आपके साथ और 2-4 घंटे बैठ सकता हूँ पर बंद करना पड़ेगा। आपकी जो वाइब है ना वो मैंने आज तक इस पॉडकास्ट में ऐसा नहीं फील किया किसी में भी। आपका बड़ापन है। बिल्कुल डिफरेंट लाइफ को देखना, उस लाइफ को बनाना, और एक्चुअली में इट इज वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक्चुअली किताबें क्यों पढ़ रहे हो, क्यों भजन गा रहे हो, क्यों मंदिरों में घूम रहे हो, क्यों किताबें पढ़ रहे हो मोटी मोटी? जी लो ना, अरे मानवता जी लो, बस बस।
क्यों इतनी मेहनत करना, मैंने फिलॉसफी, एमफिल, पीएचडी, हेलो, बेसिक हो। एक बात बताऊं, आज से 1000, 8000, 10,000 साल पहले पृथ्वी के एक हिस्से में, जिसको भारतवर्ष कहते थे, ये बातें हो चुकी हैं सारी, ग्रंथ लिखे जा चुके हैं इन पे। मुझे लोग बताते हैं अब कि ये फलाने ग्रंथ में यही बात कही गई है, फलाने श्लोक में ये कह रहे थे, फलाने उपदेश में ये उसने लिखा है। मैंने नहीं पढ़ी वो किताबें, फुर्सत नहीं थी, भाषा भी नहीं आती, मुझे नहीं मालूम वो क्या भाषा में कहाँ किसने कब लिखा होगा, पर जो सच है वो तो तब सच था, वो आज सच है, करोड़ साल बाद भी सच ही रहने वाला है। झूठ बदल सकते हैं, झूठ के वर्जन हो सकते हैं कि इस कमरे में 28 लोग हैं, इस कमरे में कोई नहीं है, इस कमरे में 11 लोग हैं। सच तो है 2 लोग बैठे बातें कर रहे हैं। अब इसके कितने वर्जन्स बना दोगे तुम? 2 लोग बैठे बातें कर रहे हैं। अगर अलग अलग ओपिनियंस हैं तो ऑब्वियसली झूठ है, क्योंकि जो सच्ची ओपिनियन होगी वो तो एक ही होगी। मैंने कहा सच जानना मानवता का काम नहीं है, पर मानवता जानना मानव का काम है। सच की असेसमेंट 5 इंद्रियों से करना बंद करो, तुम्हें नहीं दिखेगा। तुम्हारा बढ़िया परफ्यूम तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं, तुम्हारी माँ का हाथ का बना खाना हमेशा बेटर होता है बाकी किसी के बनाए हुए खाने से, क्योंकि वैसा स्वाद कहीं और आता नहीं। तुम्हारे म्यूजिक की चॉइस दूसरे की म्यूजिक की चॉइस नहीं है। किसी भी इंद्री को तुम दूसरे से बेहतर न मानो। तुम तो सूर्योदय सूर्यास्त को भी झूठ बोलते हो, गोल खुद घूमते हो और नाम सूरज का लगा देते हो। वाह सर, क्या बोलूं मैं। मुझे बस वो संस्था के बारे में थोड़ा सा एक बार व्यूवर को बताओ, बिकॉज मुझे लगता है वो चीज अंगदान पहुंचनी वाली, चाहिए। अंगदान, हाँ जी 2-3 संस्थाएं वैसे मेरी, मैं बता जी, देता बताइए ना हूँ। प्लीज। अंगदान पे पहले पूरा कर लेते हैं। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के हम इस वक्त करीबन 11.5% हैं। यूथ, क्योंकि हम अभी ताज़ा तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, की प्रतिशत करीबन 16-17 के आसपास है वर्ल्ड की, मेरे भारतवर्ष में। रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ करीबन 22% है पूरे वर्ल्ड की। क्यों ये 3 फैक्ट्स बताए? अभी ताज़ा हुआ रोड एक्सीडेंट जिसमें एक यूथ की डेथ हो गई, क्या वो एक ट्रेजेडी है सिर्फ? हाँ वो एक ट्रेजेडी है। क्या वो सिर्फ ट्रेजेडी है? एक मृत शरीर, जब मैं कह रहा हूं एक आंख 3 लोगों को जाएगी, 3 परिवारों को, 1 लिवर 4 बच्चों को, 2 किडनीज 2 लोगों को, 2 लंग्स 2 लोगों को, चमड़ी, हड्डियां, आंतें, अनेकों अंग मेरे शरीर के अगर पूरी तरह से बांट दिए जाएं, मैं यूथ हूं और अभी अभी रोड एक्सीडेंट में मेरी डेथ हुई है, तो मैं 60 परिवारों को हमेशा के लिए हील करके जा सकता हूं। वो ट्रेजेडी है या वो कामयाबी है? आज की टेक्नोलॉजी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक सच्चाई है। आप लोगों ने सुना है, आंखें, किडनी, हार्ट, सुने हैं ना सब, चमड़ी, हड्डियां, ये सब बैठा है ना आपके सामने। तो करते क्यों नहीं? क्यों हमें जल्दी रहती है कि 3 घंटे के अंदर जला दो, नहीं तो 4 घंटे में दफना दो। उस जलाने और दफनाने में तुमने अपना जंगल भी जला के काट दिया, फिर उसको आग भी लगा दी, फिर उसको नदी में भी फेंक के आगे राख की तरह। क्यों नहीं तुमने वो सारे अंग बिना जंगल को काटे, बिना नदी को गंदे किए, मानवता की तकलीफ में मदद करने के लिए इस्तेमाल कर लिए? कोई अंधा देख पाया, किसी का लिवर काम कर रहा है, किसी की किडनी काम कर रही है, कोई सेहतमंद है जो कि यूं मर ही जाता शायद, या तकलीफ में तो पक्का रहता, और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं तुम्हारा लगा। तुम्हारे तो बाद में जंगल भी बच गए, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हुई, नदी भी तुमने गंदी नहीं करी, और उन सबकी जान भी बचा ली।
तो क्यों उसमें कौन सा दिमाग लगाने वाली बात है कि अंगदान ही एक तरीका है अपने अंत को देखने का। उस देश में बात कर रहा हूं जहां पे किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू होने को उस प्रोजेक्ट का श्री गणेश कहते हैं। और गणेश कौन है? ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा खोदा। गर्दन बदली तभी वो गणेश बना। ट्रांसप्लांट करी गई ना। और वहां से तो तुम शुरू करते हो सब बातें। तो आओ ना, हम यहां से जो आगे का बचा जीवन है उसको शुरू करते हैं, कमिट करके कि हम श्री गणेश होने देंगे। और बॉडी का फिर अंतिम संस्कार मतलब आप जलाने को लेके भी वो है? ऑब्वियसली। अंतिम में क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कोर्ट तक कहता कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। क्या होगी इच्छा? मरने वाले की अंतिम इच्छा क्या होगी कि मुझे जिंदा रखो। अच्छा नहीं, बट तो वो भी तो ट्रांसप्लांट से तो तुम जिंदा हो जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी आंखें अब देख रही हैं, तुम्हारी चमड़ी अब सांस ले रही है, तुम्हारे लंग्स काम कर रहे हैं, तुम्हारा लिवर काम कर रहा है, तुम्हारी किड हो तो गए जिंदा। कहां मरे तुम? श्री गणेश से शुरू होकर अंतिम इच्छाएं भी पूरी हो गई, हमेशा के लिए शाश्वत हो गए, कभी मरे ही नहीं। सब टेक्नोलॉजी में आज पॉसिबल है, फिर भी तुमने जला दिया, फिर भी दान नहीं किया। साइंस को किनारे रख देता हूं मैं, रिलीजन से देख लो, टेक्नोलॉजी से देख लो, अब ना करने की क्या वजह रह गई? इसमें क्या सिंपल नहीं है? मैं तो बात बहुत ही सिंपल करता हूं। क्यों? एक बीमारी जिसका नाम इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस है, जिसमें बच्चा 5 साल की उम्र के बाद नहीं जिंदा रह पाएगा, जबकि 4 बच्चों को जिंदा रखने के लिए केवल एक मृत शरीर का लिवर काफी था। ये बीमारियां जो हम घंटों में एलिमिनेट कर सकते हैं इस प्लेनेट से, हम सालों से क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं दिमाग में आता कि चलो इस घंटे में इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस खत्म करते हैं? ऐसा करेंगे, अगले 6 दिन में सिरोसिस खत्म कर देते हैं, उससे अगले, अरे तुम्हें एलिमिनेट कर देना, ये बीमारियां इस धरती पे रहेंगी ही नहीं, क्योंकि एक के अंग दूसरे में और दूसरे के अंग तीसरे में और उसके अंग उसमें लग रहे हैं, तो कुछ वेस्टेज हो ही नहीं रहा, सारा इस्तेमाल हो गया, जंगल बच गए, नदियां गंदी नहीं हुई, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई, मानवता फैल गई। कोई नहीं पूछ रहा कि चमार कौन, शूद्र कौन, मुसलमान कौन, सरदार कौन, क्या फर्क पड़ता है? क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम? और ये सब मानवता कर लो ना, सिर्फ यही तो करने आए थे ना, यही तो कह रहा हूं। आओ ना और जयदीप बनाया तो तुमने 30 साल पहले भी, आज कौन सी टेक्नोलॉजी रोक रही है तुम्हें? आओ ना स्वर्ग बना दें इस देश को, इस पूरे विश्व को स्वर्ग बना सकते हैं। सिर्फ हल्का सा माइंडसेट इतना करना है बस, सिर्फ यही तो रह गया। रॉ मटेरियल है, नॉलेज है, विजडम है, साइंस है, पैसा है, रिक्वायरमेंट है, एक्सपेरिमेंट हो चुके, कामयाब हो चुके, अब क्या रह गया? आओ करें बस। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ठीक है, तो अगर आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, कल मेरे साथ भी कोई जुड़ेगा, फिर कोई जुड़ेगा, तो वो एक चैन क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल डन सर। तो मैं लास्ट में क्या बोलूं, आप कुछ लास्ट में बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं 1-2 पॉइंट कहना चाहूंगा। जी प्लीज। शुक्रगुजार हूं। सबसे बड़ी परेशानी मानवता की इस वक्त ये है कि हर मानव चाहता है कि उसको कोई सुन ले। मुझे सुनने को मिला, आपने सुना इतने ध्यान से, इतने प्यार से, उसका शुक्रिया। जो मैंने कहा वो कुछ प्रोग्राम नहीं था, कुछ पहले से सोचा हुआ नहीं था। इस वार्तालाप के चलते जो भी श्रोता हैं और सुन रहे हैं, अगर उनके जहन में कुछ सवाल उठे, कुछ थॉट्स उठे, कुछ विचार उठे, कुछ कमेंट्स उठे, कुछ क्रिटिसिज्म उठा, मैं चाहूँगा कि किसी तरह से एक ज़रिया बनाया जाए कि वो वापस लौटे, कि आने वाले पॉडकास्ट या उसके बाद वाले किसी पॉडकास्ट में, और लिमिटेशन तो हम ही रखेंगे, बिल्कुल 1, 2 या 5 या 5 लाख कौन जाने, उन सवालों को आने दें जिससे कि उस पर अपने विचार हम फिर से शेयर कर सकें। बिल्कुल। कहीं बातें अधूरी हैं, कहीं बातें शायद
समझा ना पाए, कई बातें शायद लोग जानना चाहें, और अंगदान से जुड़ी कोई बात हो, देहदान से जुड़ी कोई बात हो, या एक और मुहिम जो अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ, वो है कि हेल्थ केयर किसी भी इंसान जिसको सेहत की कमी की वजह से, क्योंकि कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई इमरजेंसी, कोई पुरानी तकलीफ़, किसी भी तरह की शारीरिक तौर पे कोई तकलीफ़ हो, तो उसको मदद केवल पहले 5 मिनट में पहुंच सके। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने पहली बार 2012 में हील रखा था, हेल्थ एक्सपीरियंस एट द स्पीड ऑफ लाइट, हील। ओके। और ये मेरी जिद तब थी जब एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के खुद के डॉक्टर को 9.5 साल लगे थे एक व्हील चेयर में घर जाने में। मैं चाहता था उस दिन कि काश कि कोई ऐसी लाइटनिंग वाली चीज़ होती, इधर एक्सीडेंट और उधर उसको लाइटनिंग के साथ ये एहसास हो जाए कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। ये क्यों उसको 9.5 साल तक एहसास नहीं हुआ? ये जिद, और इसके चलते एक प्रोजेक्ट है मेरा जिसको हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, जिसके बारे में मैं फिर अगली बार बात करूंगा आपसे, जिसमें 5 से 6 मिनट के अंदर दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल सर्विस मरीज के घर, उसके पास तक पहुंच सकती है अब, फिजिकली, नॉट थ्रू जस्ट इंटरनेट बट फिजिकली बीइंग हेल्प्ड। क्योंकि हार्ट अटैक हुआ 5 मिनट के अंदर अंदर, चोट लगे 5 मिनट के अंदर अंदर, हड्डी टूटे, चाकू की कट लगे, एक्सीडेंट हुए, 5 मिनट के अंदर कैसे उसकी जान बचाई जाएगी, और उसे एहसास होगा कि बचाई गई मेरी जान 5 मिनट के अंदर। इस हेल्थ प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें मैंने बात करी थी आज से 12-13 साल पहले, वो आज एक सच्चाई बन चुका है। क्योंकि जिस रूप में अभी पृथ्वी है, इसका जैसे मैंने कहा अंत बड़ा नज़दीक दिख रहा है। बचने का एक ही रास्ता है कि हम मानवता पे आ जाएं, और शायद ये आखिरी डिच अटेम्प्ट होगा। तो इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें, अपने सजेशंस देते रहें हमें, जिससे कि इन टॉपिक्स पे हम और आगे आप लोगों से बात करते रहें। बिल्कुल। और बचा लें इस स्वर्ग को, जो कि वाकई सिर्फ स्वर्ग बनने लायक ही है। परफेक्ट सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, लिटरली, कि आप आए, टाइम दिया, और हमने ऐसे ही मिले थे हम रैंडमली, ठीक है। वहाँ मुझे आपके बात करने का तरीका पता लगा, फिर जो आपने बताया वो मुझे बड़ा पसंद आया, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें सोसाइटी को सर्व करनी चाहिए, और बखूबी आपने चीज़ें बताई, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ें पहुंचेगी। और अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि शेयर से आप एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। डन सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पॉडकास्ट का, थैंक यू इस सर। पूरी टीम का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।